नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकृष शर्मा फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके स्टार्ट हुआ दोस्तों, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं जो कि दोस्तों ये जो टॉपिक है आयुष्मान भारत एंड रिलेटेड जो हेल्थ प्रोग्राम्स है, इसमें आयुष्मान भारत से रिलेटेड चीज़ें जो पढ़ेंगे हम दोस्तों। इसके अलावा भी हम इसमें कुछ अन्य चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि नर्सिंग एग्जाम्स इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। वो चीज़ें वन वर्ड आंसर होता है उसका, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं उसमें से दोस्तों। इसमें जो आयुष्मान भारत है उससे रिलेटेड हम सभी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये आपके सिलेबस में भी है, बिल्कुल ये एक टॉपिक के रूप में दे रखा है दोस्तों। तो मैं इसमें कुछ जो अन्य एग्जाम्स है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें केवल आयुष्मान भारत से संबंधित प्रोग्राम है, उससे संबंधित ही टॉपिक है, तो वहीं तक पढ़ें। बाकी जो नर्सिंग एंड अन्य जो भर्तियां हैं जो व्यक्ति है वो इसको दोस्तों पूरा पढ़ें, है ना। तो मैं दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करता हूँ आज इस टॉपिक को। इसमें सबसे पहले पढ़ने वाले दोस्तों हम आयुष्मान भारत और जो रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम है उसमें क्या क्या है, जैसे आयुष्मान भारत में क्या क्या शामिल किया गया दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे कि इट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। ये क्या है दोस्तों, एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है दोस्तों, जिसके अंदर यह एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है जो कि भारत के आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं दोस्तों, भारत के जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना, उन्हीं को ये प्रदान की जाए। दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम इंग्लिश में, अगर आप पढ़ोगे तो आप इसमें पढ़ोगे कि इट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल जो आर्थिक जो सहायता है वो प्रदान फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर टू इंडियन इकोनॉमिकल वल्नरेबल फैमिली। जो इकोनॉमिकल वल्नरेबल जो फैमिली होती है, जो गरीब और श्रेणी में जो आती है, उनको ये दोस्तों स्कीम उनके लिए लागू होती है। इट इज आल्सो नोन एज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये पीएमजे योजना के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है पीएमजे के नाम से कौन सी योजना जानी जाती है, या पीएमजे किसको जाना जाता है ना, आयुष्मान भारत, है ना। ठीक है दोस्तों, दिस प्रोग्राम इज लॉन्च इन इंडिया बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये दो जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर इसको लॉन्च किया जाता है टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो विजन था उसको कवर करने के लिए दोस्तों ये लॉन्च की थी। इट इज अंडरलाइन कमिटमेंट ऑफ इज टू लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी भी लीव नो, इसका जो टैगलाइन है दोस्तों, अंडरलाइन जो कमिटमेंट है दोस्तों इसकी योजना का मुख्य वो है लीव नो वन बिहाइंड, यानी किसी भी व्यक्ति को विदाउट जो ट्रीटमेंट उसके से नहीं छोड़ा जाए, यानी हर व्यक्ति को एक मूलभूत जो स्वास्थ्य की आवश्यकता है वो प्राप्त हो दोस्तों। इसके के लिए इसका विजन था दोस्तों ना। आयुष्मान भारत एडॉप्ट ए कंटिन्यूम ऑफ केयर ऑफ अप्रोच एंड कंप्राइजिंग टू इंटररिलेटेड कंपोनेंट। इसके अंदर जो दो कंपोनेंट दोस्तों वो शामिल किए हैं। इसमें एक तो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर पढ़ेंगे दिस प्रोग्राम। ये दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये 5 लाख की जो किसी भी फैमिली है, हर फैमिली को 5 लाख तक आर्थिक सहायता प्रदान करता है इसके इलाज के लिए। ठीक है दोस्तों, 5 लाख है ना, क्वेश्चन आता है कि वो कितने लाख तक की सहायता प्रदान करता है, तो 5 लाख। बेनिफिशियरी कैन गेट कैशलेस ट्रीटमेंट। जो इसके जो बेनिफिशियरी हैं जिनको ये मिलती है योजना का लाभ, वो दोस्तों कैशलेस ट्रीटमेंट प्राप्त करते हैं। जो एनपेनल्ड हॉस्पिटल यानी कि जो इससे जुड़े हुए हैं आयुष्मान भारत योजना, उनके अंदर फ्री में इलाज प्राप्त करते हैं। दिस प्रोग्राम इज फुली फंडेड, ये फुली फंडेड है दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा फुली फंडेड है। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर्ड बिटवीन द सेंटर और जो स्टेट, दोनों का इसमें शेयर होता है दोस्तों। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज कवर 10.70 जो पुअर फैमिलीज है उनको ये सहायता प्रदान करता है, एंड वल्नरेबल फैमिलीज है ना, ऑन द बेसिस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 10.76 करोड़ फैमिली को ये प्रोवाइड हो रहा है। फ्रॉम 11 सितंबर 2024 ऑल सीनियर, उसके अंदर अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जो सब सीनियर सिटीजन है अबो 70 साल, उनको कब से शामिल किया गया, तो वो होगा 11 सितंबर 2024 से सभी को, जो 70 साल से अबो के सीनियर सिटीजन उनको भी इसमें शामिल, चाहे वो गरीब हो वो कैसे भी हो। ठीक है दोस्तों, एंड अबो आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, जो एलिजिबल है इस प्रोग्राम। पीपल्स कैन रजिस्टर फॉर पीएमजे कार्ड एट योर नियरेस्ट एम्प्लॉय। इसमें दोस्तों ये लिख रहा है पीपल कैन रजिस्टर्ड फॉर पीएमजे कार्ड एट योर नियरेस्ट एम्प्लॉयड हॉस्पिटल और आयुष्मान मित्र भाई प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ आधार कार्ड ये प्रोवाइड दे करके इससे उसमें वो जुड़ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब ये जो दोस्तों HWC क्या है, इन फरवरी 2018 जो फरवरी 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया ने अनाउंस द क्रिएशन ऑफ HWC ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की घोषणा की थी। बाई ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग सब सेंटर, जो पहले जो सब सेंटर थे उनको, जो सब सेंटर होते हैं दोस्तों जो छोटे लेवल पे गांव ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पीएससी चलती है पीएससी लेवल पे, उनको HWC के अंदर चेंज किया दोस्तों। काफ़ी जगह पे ये उनको चेंज किया गया HWC के अंदर, यानी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। एक दूसरा था दोस्तों, ये दूसरा है दोस्तों, ये
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब ये पीएमजे योजना क्या है, अब इसका भी केवल पूछा है पीएमजे योजना कब स्टार्ट हुई, तो ये स्टार्ट हुई 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से स्टार्ट हुई, रांची के अंदर, झारखंड, जहाँ वहाँ से श्री जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने स्टार्ट किया दोस्तों, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट हेल्थ, ये जो सबसे लार्जेस्ट जो इंश्योरेंस स्कीम है, सबसे है ना स्कीम है इन द वर्ल्ड के अंदर। ये इसके अंदर पूछा जाए कि वर्ल्ड के अंदर कौन सी ऐसी सबसे लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है जो इंडिया में चलती है, उसका नाम है पीएमजे, है ना, ये आयुष्मान भारत योजना ना, ठीक है दोस्तों। विच एम एट प्रोवाइडिंग ए हेल्थ कवरेज ऑफ 5 लाख का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड पर फैमिली, हर फैमिली के अंदर पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी जो केयर है, हॉस्पिटलाइजेशन टू केयर है ना, 12 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन जो उसको प्रोवाइड हो रही है आज के टाइम, और लगभग 55 करोड़ लोगों को ये प्रोवाइड हो रही है दोस्तों ना। दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ 40% लगभग 40% जो इंडिया की पॉपुलेशन उसको प्रोवाइड हो रही है। पीएमजे इज अर्लीस्ट नॉन, ये सबसे पहले जो पहले इससे पीएमजे में जब आई उससे पहले ये किस नाम से जानी जाती थी, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, एनएचपीएस के नाम से, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी हर लाइन में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आप याद देखें तो। इट्स समड द एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, ये राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसके अंदर उसको जोड़ दिया गया, विच इज लॉन्च इन 2008, जो 2008 के अंदर आई थी, ठीक है। पीएमजे इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एंड फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट, है ना। ये दोस्तों ये पूरी लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम और फुली फंडेड है गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड कैशलेस एक्सेस टू द हेल्थ केयर सर्विस फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, यानी कैशलेस सर्विस प्रोवाइड करा जहाँ पे ये सुविधा मिलती है। इट कवर्स अप टू 3 डे ऑफ, अब ये 3 डे पहले, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कि 3 दिन पहले हॉस्पिटलाइजेशन से प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 डे पोस्ट, 3 दिन पहले से 15 दिन बाद तक ये एक्सपेंस जितना भी खर्चा होता है मेडिसिन और डायग्नोसिस के अंदर दोस्तों, वो इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है दोस्तों। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, इसके अंदर कोई फैमिली साइज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और एज और जेंडर का, ठीक है दोस्तों। ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर्ड फ्रॉम द डे वन, जो जितनी भी कंडीशन है वो पहले दिन से ही कवर होते हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इट इज जॉइंटली फंडेड बाई द यूनियन ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा फंडेड। अराउंड 1929 जो प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, ऑल द रिलेटेड, है ना, ऑल जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोवाइड इंक्लूडिंग बट नॉट, ये क्या है कितने प्रोसीजर्स में शामिल होते हैं, बट नॉट लिमिटेड टू द ड्रग सप्लाई, है ना। द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम, अब इसका एग्जिस्टिंग आयुष्मान जो भारत हेल्थ है उसका रीनेम क्या किया, वेलनेस सेंटर, इनको क्या नाम नया दिया गया, उसको आयुष्मान आरोग्य, दोस्तों ये पढ़ लेना कि अभी नया रीनेम क्या दिया गया, तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको क्या जो विद टैगलाइन ऑफ आरोग्यम परम धनम, इसकी टैगलाइन के साथ में आरोग्य परम धनम एक टैगलाइन हो, वहाँ पे लिखा हुआ होता है उसके सब सेंटर के ऊपर, और इसका नाम दिया गया, सब सेंटर इनको चेंज किया गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यहाँ पे जो पीएससी और सब सेंटर है वहाँ पे यहाँ लिखा होगा कि आयुष्मान आरोग्य, आजकल आप चेंज नाम देख सकते हैं कहीं भी जाएंगे, मंदिर, ठीक है, ये उसके हॉस्पिटल के नाम के ऊपर मिलेगा। और यहाँ पे टैगलाइन क्या होगी इसकी, आरोग्य परम धनम, ये नाम यहाँ टैगलाइन लिखा हुआ है, में मिलेगा। ये तो संस्था का नाम कर दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है दोस्तों। आज जो सब सेंटर पीएससी उनको बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और जो आज सब सेंटर पीएससी उनको भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर भी चेंज किया गया है ना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे ये सुविधाएं मिल रही है, ठीक है दोस्तों। जो जनरल जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों छोटे लेवल की, उनके लिए आयुष्मान आरोग्य ये योजना ही पढ़नी। अब जो आगे मैं पढ़ूँ, हाँ ये कुछ नॉलेज होता है ये भी आप ले सकते हैं इसमें, कि पल्सेस किसमें डेफिशिएंट, पल्सेस में क्या डेफिशिएंट होता है, जो दालें होती है दोस्तों, दाल के अंदर किसकी कमी होती है, मिथ्योनिन की कमी होती है दोस्तों, है ना, डेफिशिएंट मिथ्योनिन। और जो इसके अलावा जो सीरियल्स हैं, अनाज है, अनाज के अंदर किसकी होती है, लाइसिन की कमी होती है, ठीक है। गेहूँ जो व्हीट है उसके अंदर थ्रियोनिन की डेफिशिएंट होता है ना, ये डेफिशिएंट का मतलब कमी होना, डेफिशिएंट का मतलब उसके अंदर कम मात्रा में उपस्थित होना, न्यून मात्रा के अंदर, डेफिशिएंट है न्यून मात्रा में या कम मात्रा में, बिल्कुल, है ना। आरडीए फॉर एडल्ट ह्यूमन हेवी वर्क, जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, डाइटरी अलाउंस है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है दोस्तों, रिकमेंडेड डेली या डाइटरी, है ना, जो भी हो सकते हैं दोस्तों। डाइटरी भी होता है डी का मतलब, और डेली भी होता है, जो अपने कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, कितने हेवी वर्कर्स होते हैं उनको कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, हेवी वर्कर को 2900 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसके अंदर 1/2 प्रोटीन दिया जाता है और 1/3 कैलोरी का रिक्वायर्ड होते पर डे ना। आरडीए कंटेंट आयोडीन इन साल्ट कंज्यूम लेवल 15, ये जो रिकमेंडेड आयोडीन की जो कंजप्शन है वो 15 ppm है दोस्तों ना, 15 ppm, है ना, तो यहाँ तक मात्रा इसकी उपस्थित हो सकती है, ये अलाउ है। एवरेज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन मैन, जो एवरेज जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडियन व्यक्ति को 60 मिलीग्राम तक होती है, 0.75 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट, है ना, ठीक है दोस्तों। ये मिली
ग्राम के अंदर, ठीक है। एडिशनल कैलोरी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग, अब लैक्टेशन के अंदर एडिशनल जो रिक्वायरमेंट होती है कैलोरी की होती है 550 किलो कैलोरी, ठीक है दोस्तों। जो नॉर्मल आवश्यकता होती है यानी कि 2400 किलो, 2300 कुछ के अराउंड आवश्यकता होती है उसके अलावा, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों थोड़ा इंटरफेरेंस हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो एडिशनल कैलोरी की आवश्यकता होती है कितनी, लैक्टेशन के टाइम पे 550 किलो कैलोरी। या आपने ये टॉपिक पढ़ा चुके हैं दोस्तों, इसमें आप पहले भी जो टॉपिक अपने पढ़ा है उसमें देख सकते हैं कितनी कितनी आवश्यकता होती है। एक्सेसिव ल्यूशन लीड्स टू पेलेग्रा, अगर किसी में फूड के अंदर एक्सेसिव ल्यूशन होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेलेग्रा एक नामक एक रोग होता है, उसमें ड्राई स्किन, ड्राई आई ऐसे कुछ होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये दोस्तों उससे कुछ इंडेक्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ माल, अभी जो इंडेक्स ऑफ सीवियरिटी ऑफ मालन्यूट्रिशन कैसे देखा जाता है, वेट फॉर हाइट। इसके अंदर जो वेट होता है हाइट के अकॉर्डिंग वो कितना है उसके अकॉर्डिंग अपन इंडेक्स ऑफ सीवियरिटी मालन्यूट्रिशन देखा जाता है। इंडेक्स ऑफ ड्यूरेशन, अब उसका ड्यूरेशन, एक तो सीवियरिटी कैसे देखी जाएगी, वेट फॉर हाइट, और जो ड्यूरेशन होगा वो देखा जाएगा मालन्यूट्रिशन हाइट फॉर एज, ठीक है दोस्तों। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर कहीं पूछ ले कि सीवियरिटी ऑफ मालन्यूट्रिशन की कैसे पता किया जाए, तो वेट फॉर हाइट देख करके उसका पता किया जाएगा, और जो ड्यूरेशन है कितने लंबे टाइम से वो मालन्यूट्रिशन है तो हाइट फॉर एज, उसकी हाइट कितनी है उसको अकॉर्डिंग। टोटल बॉडी आयोडीन इज, बॉडी के अंदर टोटल आयोडीन 50 मिलीग्राम होता है। पूर मेन मीट्स क्या है, जो गरीब आदमी उसका खाना क्या है, पल्सेस है ना, दालें उसको, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है, तो आप ये जनरल देख सकते हैं। जो जनरल तैयारी करें इसके आगे जो दोस्तों पढ़ेंगे काफ़ी चीज़ें हैं, वो जो नर्सिंग भर्ती के जितने एग्जाम है, जो ISMO की भर्ती एग्जाम, उससे संबंधित लोगों को ही पढ़ना होगा। ये दोस्तों अब हमने एक स्टार्ट की हाइपोथैलेमस रेगुलेटेड। अब जो हाइपोथैलेमस है तो वो किस किस को रेगुलेट करता है, फूड इनटेक को, टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, ये अपन ने वर्ड में लिख रखा है, वन वर्ड केवल एक सिंगल लाइन में कि क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछो। तो फूड इनटेक कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस करता है। टेम्परेचर बॉडी का रेगुलेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और हाइपोफाइसिस होती है चीज, उसको भी ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स लीजन लीड्स टू, अभी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर कहीं लीजन हो जाए, कहीं बॉडी के सेरेब्रल जो ब्रेन के अंदर, तो उसकी वजह से क्या, लॉस ऑफ फील ऑफ साइज, किसी भी चीज की जो साइज है किसी भी वस्तु की, उसको सेंसेशन उसका खत्म हो जाएगा, शेप का, साइज और शेप। एक होगा स्टेरो एनेस्थीसिया नामक एक दिक्कत उसके मिलेगी, ठीक है दोस्तों। स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो स्किल्ड मूवमेंट होते हैं, किसी के फाइन मूवमेंट होते हैं, स्किल्ड मूवमेंट होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। स्किल्ड वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। वाइब्रेशन सेंसेशन इज मेडिएटेड बाय पेसिनेस, जो वाइब्रेशन होते हैं बॉडी के अंदर, कोई भी वाइब्रेशन महसूस होता है ना, तो वो किसके द्वारा मेडिएटेड होता है, वो पेसिनेस कॉर्टिकल्स के द्वारा। रीजन ऑफ वर्निक्स एंड एरिया रिजल्टिंग लॉस ऑफ कंप्रेशन, अब जो वर्निक एरिया होता है वो क्या होता है, जो समझ डेवलप होती है किसी व्यक्ति में, उसको कंट्रोल करता है। तो उसमें जो रिटर्न वर्क होता है उसको कंट्रोल करता है। तो अगर इसके अंदर कहीं लीजन हो जाए तो वो किसको अफेक्ट करेगा, लॉस ऑफ कंप्रेशन, किसी भी चीज़ की समझ को और उसकी राइटिंग रिटर्न वर्क को, उसको अफेक्ट करेगा, है ना। ब्रोका एरिया, अब ब्रेन के अंदर एक ब्रोका एरिया पाया जाता है। ये ब्रेन है दोस्तों अपना, है ना, ठीक है। ये फ्रंटल पार्ट, यहाँ ब्रोका एरिया होता है, फ्रंटल पार्ट लोअर पार्ट है। तो यहाँ पे जो वर्ड फॉर्मेशन है इसके द्वारा, इसका एरिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इंफीरियर फ्रंट, ये इंफीरियर फ्रंट है, जो फ्रंटल इंफीरियर गायरा ये यहाँ पे ना, यहाँ पे ब्रोका एरिया होता है दोस्तों। तो ये क्या करता है, जो वर्ड फॉर्मेशन उनको कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ कोई दिक्कत होगी तो ये वर्ड फॉर्मेशन है वो नहीं कर पाएगा कोई व्यक्ति ना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो फेट का होता है, ये कई बार पूछा गया कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फेट का कितना होता है, 0.70, प्रोटीन का 0.08, 0.80, कार्बोहाइड्रेट का 1। ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसके ऊपर आप देख लेना। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है फेट का 0.70 और प्रोटीन का 0.80 एंड कार्बोहाइड्रेट का 1। पेंक्रियाज अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स सीक्रेट, है ना। जो पेंक्रियाज होता है उसमें अल्फा सेल्स भी होती हैं, बीटा सेल्स भी होती है। बीटा सेल्स किसका सीक्रेशन करती है, इंसुलिन का, कॉज ऑफ लाइपोजेनेसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है दोस्तों। ये जो इंसुलिन है उसको सीक्रेशन को कंट्रोल करता है, डायबिटीज मेलाइटिस को अफेक्ट करता है। अगर ये इसका सीक्रेशन इंसुलिन का कम हो जाता है किसी में तो वो डायबिटिक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो बीटा सेल्स का अपने को ध्यान रखना। और अल्फा सेल्स, गामा सेल्स भी होती है, डेल्टा सेल, डेल्टा सेल्स क्या करती है सीक्रेशन, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है दोस्तों। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि डेल्टा सेल्स का सीक्रेशन, सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, तो डेल्टा सेल्स और पेंक्रियास होता है। इंसुलिन सीक्रेशन इज इनिशिएटेड बाय एपिनेफ्रिन, जो इंसुलिन का सीक्रेशन होता है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है उसके द्वारा, ठीक है दोस्तों। कसिंग सिंड्रोम में क्या क्या होता है, कसिंग सिंड्रोम इंक्रीज एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है, इंक्रीज एपिनेफ्रिन होता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इंक्रीज एडिमा हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, एडिपोसिटी हो सकता है, इंपोटेंसी विद एट्रोफी ऑफ टेस्टिस, और वुंड हीलिंग। ये पांचों जो चीजें हैं जो सभी कसिंग सिंड्रोम में मिल सकती है दोस्तों, है ना। तो अपन को आपको जनरल मैंने ये लिखा है, तो आपको एक एक लाइन खुद को लिख करके याद करना दोस्तों कि ब्रोका एरिया क्या कंट्रोल करता है। तो ये याद रखने की चीजें होती है ना।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लीजन होगा तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन सेंसर कौन मेडिटेट करते हैं, ये कि सिंगल वर्ड होते हैं, वन वर्ड आंसर होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। आपको मैं ऑब्जेक्टिव देकर के पूछता कि मैंने अगर कहीं पे आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखता है यहाँ पे और फिर मैं 4 ऑप्शन देता फिर पूछता, तो वो उससे अच्छा है कि अपने को जनरली वो याद ही रहे, डायरेक्ट अपन पढ़ें उसको डायरेक्ट याद रखें। क्योंकि दोस्तों अगर मैं ऑब्जेक्टिव में पढ़ाता तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कन्फ्यूजन में आप हमेशा होता है एग्जाम में भी गलत करके आते हैं उस चीज़ को। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे अच्छा रहा, मुझे जहाँ तक आइडिया, मैंने ये सोच के लिखा कि आपको बहुत इजीली याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, एडिसिस जो एडिशन डिजीज होती है उसके अंदर क्या होता है, हाइपर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है दोस्तों, इसके अंदर हाइपरनेट्रेमिया भी होता है, हाइपोकैलेमिया भी होता है, हाइपरटेंशन भी होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज होती है। तो अब यहाँ इन तीनों चीजों को दे दिया, चौथी चीज होती है हाइपरकैलेमिया। अब यहाँ तो होता है हाइपर एल्डोस्टेरोन हाइपोकैलेमिया, और यहाँ होता है हाइपरकैलेमिया एडिशन डिजीज के अंदर दोस्तों। तो अगर यहाँ हाइपरकैलेमिया भी लिखा हुआ दे देता तो इसके अंदर कौन सा आंसर गलत है वो आपको देखना पड़ता, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देते। और अगर पूछता कि एडिशन डिजीज में इनमें से कौन सा आंसर सही है, तो वहाँ हाइपरकैलेमिया करता है एडिशन डिजीज के लिए। तो ये आपको यहाँ देखना है। ठीक है दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या क्या सिक्रेशन करते हैं, टीएसएच, जीएच, ग्रोथ हार्मोन, एफएसएच, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सभी जो होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड एसीटीएच, ये सभी हार्मोन की सिक्रेशन कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, जो ग्लैंड होती है। इनहिबिन एक हार्मोन होता है, इट इज हार्मोन दैट रेगुलेट फोलिकल, यानी एफएसएच का जो होता है उनका फोलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, सिक्रेशन विच इज प्राइमरी सीक्रेटेड बाय द ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी, ये ओवरी की ग्रैन्युलर सेल्स के दौरान सीक्रेट होता है, एंड सर्टोरल सेल्स इन टेस्टिस, इनहिबिन का सिक्रेशन। ठीक है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन इज ए स्टेरॉयड हार्मोन दैट सीक्रेटेड बाय ओवरी, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ओवरी के द्वारा सीक्रेशन होता है, इसका एड्रेनल ग्लैंड दोनों होता है, प्लेसेंटा और टेस्टिस के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। प्रोजेस्टेरोन हैज इंपॉर्टेंट रोल इन टिश्यू ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सेंट्रल नर्वस इम्यून सिस्टम। ठीक है दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन रेगुलेट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फीमेल सच एज ओवुलेशन, ओवुलेशन का कंट्रोल कौन होता है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एम्ब्रियो फॉर इम्प्लांटेशन का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन नंबर, प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन, मेमोरी ग्लैंड और का जो डेवलपमेंट होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, सेक्सुअल जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है, एंड सेक्सुअल बिहेवियर जो आता है चेंजेस में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काफी अच्छा रोल होता है दोस्तों। ये नॉर्मल है जो आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पढ़े मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस आल्सो नोन एज एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये एएमएच के नाम से जाना था, एंटी मुलेरियन हार्मोन के नाम से। इट इज सीक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स इन द टेस्टिस ऑफ मेल एंड ग्रैनुलर सेल्स ऑफ द ओवरी ऑफ फीमेल। ये दोस्तों ये मेल के अंदर और फीमेल दोनों में सिक्रेशन होता है इसका, जो अलग अलग जगह है ना। सर्टोली सेल्स प्ले रोल इन स्पर्मेट, अब सर्टोली सेल्स का क्या रोल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने के अंदर इसका रोल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्पर्म इज मेंटेन्ड बाय द टेस्टोस्टेरोन एंड फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों इसको मेंटेन करते हैं स्पर्म जो फॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ लो, ये जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, वो जो आईएसएमओ की जो भर्ती है उसके आईएस कंपाउंडर होते हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जिसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी दोस्तों। अब एक विस्टोट्राइड का नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर विस्टोट्राइड अपने पहले भी शायद इसका जिक्र किया होगा, इसके अंदर एंडोथेलियल इंजरी पर प्रेजेंट होती है, स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो होता है, इनके वहाँ जमा हो जाता है, और हाइपर कोगुलेशन भी प्रेजेंट होता है। ये तीनों चीज प्रेजेंट होती है। चौथी चीज अगर आंसर देगा तो उसको अपन को रॉन्ग को छाटना होता है, यानी सही तीन चीज देगा और एक रॉन्ग आंसर को छाटना होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ कुछ भी देखो। हार्मोन इंक्रीज इन एक्यूट स्ट्रेस के अंदर कौन कौन से, एक तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, एपिनेफ्रिन का और ग्लूकागोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, नॉट इंसुलिन। अब इसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं बढ़ता, तो ये क्वेश्चन में दिया होता है कि चारों ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, तो यहाँ किसका सिक्रेशन होता है, नॉट, यानी कि इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं होता, इसको आंसर करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये तीनों का सिक्रेशन होता है। हार्मोन सिंथेसाइज्ड एज ए पेप्टाइड प्रीकसर इज पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन, इंसुलिन एंड रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, लीवर प्रोड्यूस एल्बुमिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, जो लीवर वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन का सिक्रेशन करता है, नॉट गामा ग्लोबिन। ये गामा ग्लोबिन है, इसका सिक्रेशन अलग जगह से होता है, लीवर से नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, पैंक्रियाटिक सिक्रेशन इंक्रीज बाय सिक्रेटिन, अब जो पैंक्रियाटिक जो सिक्रेशन होता है वो किसके दौरान, सिक्रेटिन के दौरान इंक्रीज किया जाता है। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन बाय द इंक्रीज बाय गैस्ट्रिन, ये गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन गैस्ट्रिन द्वारा और पैंक्रियाटिक सिक्रेशन सिक्रेटिन के द्वारा इंक्रीज किया जाता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल फ्रॉम इलियम, जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है बाइल का वो कहाँ होता है, इलियम के अंदर होता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कहाँ होता है, जेजुनम के दौरान। ये अलग अलग है, इलियम के द्वारा तो बाइल का, और फैट का जेजुनम के द्वारा। एक्शन ऑफ कोलेसिस्टिक आयनिन, यानी सीसीके इज
रिलैक्स लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ना, इस जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर उसको रिलैक्स करता है, इंक्रीज पैंक्रियाटिक सिक्रेशन, पॉजिट गॉल ब्लैडर कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज एंटेरोकाइनेस। ठीक है दोस्तों, ये आप पढ़ लेंगे दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें आप नेक्स्ट पढ़ेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर इज प्रोड्यूस बाय पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल। इंट्रिंसिक जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसका सेक्शन किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, पैरेटल एंड ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन जेजुनम के अंदर। जो वाटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होता है, जीआईटी में, वो होता है जेजुनम के अंदर। आयरन एब्जॉर्प्शन इज अकर इन ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम। ये आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है सबसे ज्यादा, ड्यूडेनम और प्रोक्सिमल जेजुनम के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये सिंगल वर्ड चीजें हैं दोस्तों, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी क्वेश्चन आते हैं कई बार से। ब्लड ब्रेन बैरियर मैक्सिमली परमेबल टू, जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो मैक्सिमली जो किसके तरफ, किसके लिए परमेबल, तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉट इंसुलिन। इंसुलिन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन ए, आयोडीन, कॉपर एंड मिनरल्स। फैट इज नॉट कंटेंट, इसके अंदर फैट नहीं होगा ह्यूमन कोलेस्ट्रॉल के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन, आयोडीन, कॉपर, ये मिनरल्स मिल सकते हैं, लेकिन फैट का प्रेजेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चन में आया हुआ होगा दोस्तों, इसलिए अपन ने यहाँ जिक्र किया इसका ना। अर्लीस्ट चेंज इन आयरन डेफिशिएंसी, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसके अंदर सबसे पहले क्या चेंज होता है, डिक्रीज सीरम फेरेटिन। सबसे पहले डिक्रीज सीरम फेरेटिन का लेवल कम होगा। किसी में पता करना हो तो अपन को सीरम फेरेटिन के लेवल को पता करना होगा, अगर किसी में आयरन डेफिशिएंसी नहीं पता। लाइफ स्पान और अब ये क्वेश्चन पूछा होगा, न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पान कितना होता है, 6 घंटे का होता है केवल। मोनोसाइट का कितना, 1 से 3 डेज। हाफ लाइफ ऑफ प्लेटलेट्स 4 दिन का। ठीक है दोस्तों, थ्रोम्बोस्थेनिन इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। इन विट्रो कोगुलेशन इज इनिशिएटेड बाय फैक्टर 12, जो कोगुलेशन होता है वो किसके द्वारा, फैक्टर 12 के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड नोट, अब ये क्वेश्चन आया वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कहते हैं ना कि किस दिन नो टोबैको डे कौन सा है, 31 मई को। प्रिस्क्राइब क्लोराइड कंटेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बिलो देन 200 मिलीग्राम पर लीटर। जो क्लोराइड की कंटेंट होते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर में कितने से कम होना चाहिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए क्लोराइड की मात्रा। सेफ लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। जो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड के जो लेवल होता है वो सेफ कितना माना जाता है, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ अपन आगे जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको अपन 2 स्लाइड में पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ से अपन एक क्लास यहाँ लिए, अपन एक नेक्स्ट क्लास आगे करेंगे क्योंकि लंबा टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आप इसको पढ़ते हैं ना। और मेरा जो चैनल है दोस्तों, इस जो सरल होम्योपैथी के नाम से है दोस्तों, उसको आप जरूर, अगर जब भी आप आए मेरे सरल होम्योपैथी के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से मिलते रहेंगे। इसमें आगे भी हम काफ़ी होम्योपैथी से रिलेटेड टॉपिक भी डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों।